हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में चाहे आप 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं। लेकिन इस वीडियो में बेटा हम क्लास 11 एग्रीकल्चर की बॉटनी के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्लास 11 एग्रीकल्चर की बॉटनी चल रही है और यूनिट चल रही है 3। देखिए, थर्ड यूनिट है, यूनिट का नाम है थर्ड यूनिट चल रही है, सब्जेक्ट बॉटनी, फर्स्ट ईयर एजी। और जो हमारा चैप्टर का नाम है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से संबंधित जितने भी वन लाइनर के क्वेश्चन और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो में हम प्रॉपर समझेंगे। तो बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और बेटे, अगर आपको नोट्स चाहिए, देखिए किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप जैसे ही संपर्क करोगे आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सभी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। चलिए चलते हैं टॉपिक्स की ओर। देखिए, टॉपिक्स हमारा है, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो पहले से 2-3 लाइनें इसे समझ लीजिए, फिर हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, आपको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। पत्तियों से इन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण तरल अवस्था में जड़ की ओर होता है। किसकी ओर? जड़ की ओर होता है। तो बेटे, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे वर्षा कम होती है या जहाँ पे पानी नहीं होता, मरुस्थलीय स्थान है, वहाँ पे आपको पता है कि पानी की प्रॉब्लम होती है, तो पेड़ पौधे कैसे जीवित रहते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि कुछ पौधे जहाँ मरुस्थलीय या पहाड़ों या रेतीले कटीले स्थानों पर, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे जो पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे भोज्य पदार्थ किस प्रकार से पौधों को मिलता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी कह रहा है पत्तियों से इन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण तरल अवस्था में जड़ की ओर होता है। यानी मैंने आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था। इस प्रकार से ये पौधा है आपका, इस प्रकार से एक मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था, इस प्रकार से। और एक शब्द मैंने आपको बताया था फ्लोएम। क्या बताया था बेटा? फ्लोएम। हमने आपको बताया था कि जो फ्लोएम है, वो फ्लोएम का काम क्या होता है कि भोजन को या जल को ऊपर से, पौधे के ऊपर से नीचे की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। यानी पत्ती के माध्यम से, फूल पत्ती ऊपर से, पेड़ पौधे के ऊपर से नीचे की ओर, जड़ की ओर फ्लोएम भोजन को पौधे के अंदर प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि पत्तियों से इन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण तरल अवस्था में जड़ की ओर होता है। पत्तियों से किसकी ओर होता है? जड़ की ओर होता है, नीचे की ओर। मज्जा रश्मियों द्वारा, मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पित्त, मज्जा रश्मियों द्वारा कुछ भोज्य पदार्थ पार्श्वीय दिशा में वितरित कर दिया जाता है। प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से होता है। देखिए, मैंने भी आपको फ्लोएम के माध्यम से ही समझाया कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मुंच की परिकल्पना। ये मुंच की परिकल्पना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेटा मुंच की जो परिकल्पना है, इस पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन जान है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंच की परिकल्पना। तो इसे समझिए। देखिए, खाद्य पदार्थों के संबंध में मुंच की व्यापक प्रभाव परिकल्पना सर्वमत है। क्या है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिए, A to Z आपके समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, मुंच उपकरण में क्या होता है, आप नलका सी को लेना है आपको। सबसे पहले इस प्रकार से एक नलका बनाओगे आप, इस प्रकार से। ये नलका आप नाम दोगे इसे सी। इस नलका से बेटा दोनों तरफ क्या लटकाओगे? थैलियां लटकाओगे।
दोनों तरफ आप क्या लटकाओगे, इस नलका से थैलियाँ लटकाओगे। किस प्रकार की थैली, इस प्रकार से आप थैलियाँ लटका देना, इस प्रकार से। और बेटे एक थैली को नाम दे देना ए। सपोज दैट मैंने ए थैली को नाम दे, इसे दे दिया ए और इसे नाम दे दिया बी। अब आपको क्या करना है, इस थैली को एक पानी भरे बर्तन में डुबोना है। तो देखिए इस प्रकार से एक बर्तन बनाओगे, इस प्रकार से आपको एक बर्तन बनाना है, इस प्रकार से। और इस बर्तन में क्या भर देना है बेटा, पानी भर देना है, यानी जल भरना है। सबसे पहले इसमें क्या भरना है, जल भरना है। देखिए इसमें आपने क्या भर दिया, जल भर दिया। अब आपको क्या करना है, ये दो बर्तन हैं ए और बी, ये थैली है ए और बी, और ये बर्तन, इस थैलियों को इस बर्तन में डुबो दिया जिसके अंदर जल प्रेजेंट है। इसमें भी आप, इस बर्तन में भी क्या भरोगे, जल भरोगे, H2O, इसमें भी आपने जल भर दिया। अब आपने क्या काम करा, इन दोनों बर्तनों को एक नलका डी से जोड़ दिया। इन दोनों बर्तनों को आप एक नलका डी से जोड़ दोगे। ये देखिए ये नलका आपने डी से जोड़ दिया। इसे आप, इस नलका को डी नाम दे सकते हैं, क्या, डी। ये आपने डी से जोड़ दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए ए नलका में क्या करोगे आप, शर्करा का सांद्र घोल इसमें डालोगे। सांद्र किसका, शर्करा यानी चीनी, चीनी का सांद्र घोल, यानी सांद्र का मतलब है कंसंट्रेशन। सांद्र घोल इसके अंदर डालोगे। इस प्रकार से यहाँ से आपका देखिए लास्ट में बाहर निकलेगा मटेरियल जो भी होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ से शुगर नीचे की तरफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इस प्रकार से। तो आपको बता दूं ए में क्या है, सांद्र शर्करा का घोल है, सांद्र शर्करा का घोल। आपने देखा जो ये थैली ए है वो इस पानी भरे बर्तन में डूबा हुआ है, डूबी हुई है थैली, और इस पानी में क्या है, शर्करा घुली हुई, कैसी, सांद्र शर्करा। नेक्स्ट है हमारी बी, तो इसे भी समझिए। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, पूरी डिटेल इसकी समझाऊंगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए। अब इसमें क्या काम करोगे आप, इसमें ये हो गया हाँ शर्करा का निष्कासन, यहाँ से शर्करा का निष्कासन। एक मैंने बताया शर्करा का क्या हो गया, ये सांद्र घोल, तो दूसरा हो जाएगा ये शर्करा का तनु घोल। क्या है, शर्करा का तनु घोल। यहाँ पे आप लिखोगे सीधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या लिखोगे, शर्करा का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा का संश्लेषण। चलिए बेटे डायग्राम बनके तैयार हो गया। डायग्राम में आपने क्या काम करा, एक नलका सी ली, ये नलका सी है, इस नलका सी को आपने बेटा क्या करा, देखिए ये नलका सी है, इस नलका सी से आपने दो थैलियों को लटकाया, एक थैली ए दूसरी थैली बी, इन थैलियों को लटका दिया। इन थैलियों को बेटा एक पानी भरे बर्तन में डुबो दिया, पानी भरे बर्तन में डुबो दिया, और इन दोनों बर्तनों को एक नलका डी से जोड़ दिया। अब ए बर्तन में हमने देखिए सांद्र शर्करा का घोल रखा हुआ है, और बी बर्तन में शर्करा का तनु घोल प्रेजेंट है। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर।
चलिए बेटे आगे समझिए डिटेल से। देखिए थ्योरी मैंने लिख दी, अब आपको इसी टॉपिक्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मुंच उपकरण में नल का सी के दोनों ओर सिरों पर अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी थैलियाँ ए तथा बी बांध देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये उपकरण है, आपका पूरा उपकरण है। इस उपकरण में ये देखिए नल का सी है, कौन सी, ये बेटे नल का सी है, ये देखिए नल का सी है। इस नल का सी के दोनों सिरों पर, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, दोनों सिरों पर क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी थैलियां कौन सी, ए और बी बांध देते हैं या लटका देते हैं। हाँ ए थैली हमने ये बांध दी और बी थैली ये बांध दी। आगे समझिए। देखिए ए में शर्करा का सांद्र घोल, बिल्कुल सही बात है। ए थैली में शर्करा का कैसा घोल है, सांद्र घोल, तथा बी में शर्करा का तनु विलयन। देखिए बी थैली में शर्करा का तनु घोल है, घोल लेते हैं। ए तथा बी थैलियों को जल से भरे बर्तन में रख देते हैं। तो देखिए ए थैली और बी थैली दोनों को, ये देखिए बर्तन है, ये जल से भरा हुआ है, ये भी बर्तन है, ये जल से भरा हुआ है। तो ए थैली और बी थैली को हमने जल से भरे बर्तन में लटका दिया या रख दिया। आगे समझिए। ए तथा बी थैलियों को जल से भरे बर्तन में रख देते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट करा। दोनों बर्तनों को नल का डी से जोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात। देखिए एक बर्तन और दूसरा बर्तन, दो ये हैं, दोनों को हमने नल का किससे, डी से हमने जोड़ दिया, नल का डी से जोड़ दिया। थैली ए में सांद्र घोल का परासरी दाब अधिक होने के कारण बर्तन का जल परासर द्वारा इसमें प्रवेश करता रहता है। अब इस पॉइंट को समझिए आप, आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे, थैली ए में सांद्र घोल का, थैली ए है और इसमें सांद्र घोल है। इस थैली में सांद्र घोल ए का परासरी दाब, कौन सा, परासरी दाब, जब इसका बेटा नीचे से परासरी दाब अधिक होने के कारण, जब इसका दाब परासरी दाब अधिक होगा होने के कारण बर्तन का जल परासर द्वारा इसमें प्रवेश करता रहता है। परासर दाब अधिक होने के कारण बर्तन का जल में, इस बर्तन का जो जल है उसमें क्या होगा, फिर से समझने की कोशिश करिए एक सेकेंड। देखिए थैली ए में सांद्र घोल है, थैली ए है, इसमें क्या है, सांद्र घोल है। इसका जब परासरी दाब अधिक होगा, अधिक होने के कारण जो बर्तन का जल है, कौन सा, इस बर्तन का जल है, ये परासर द्वारा इसमें प्रवेश करता रहता है, किसमें, इसमें, थैली बी में, थैली बी में प्रवेश करता रहता है। इसके फलस्वरूप शर्करा का घोल, इसी के फलस्वरूप क्या होगा, शर्करा का घोल नलका सी से होता हुआ, ये नलका सी है, इससे होता हुआ सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, थैली बी की ओर बहता रहेगा। समझ में आई? एक बार फिर से समझिए आप। देखिए बेटा मुंच ने क्या समझाया उसको समझिए। मुंच उपकरण में देखिए एक नलका सी लेते हैं बेटे, एक नलका आपने सी ले ली। इस नलका सी से दो थैलियां लटकाते हैं, एक थैली ए और दूसरी थैली बी, ठीक है, ए थैली और बी थैली। इन दोनों थैलियों को जल से भरे एक पात्र में रखते हैं। ये जल से भरा एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने बी थैली लटका दी और इस जल से भरे बर्तन में हमने ए थैली लटका दी। अब बर्तन ए और बर्तन बी को, बर्तन एक बर्तन आपका ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों बर्तनों को हमने डी नलका से जोड़ दिया। कैसी नलका, डी नलका से जोड़ दिया। अब आगे समझिए। थैली ए का जब थैली ए में जब बर्तन का परासरी दाब अधिक होगा तो क्या होगा, इससे देखिए ये लिखा है सीधे सीधे, थैली ए में सांद्र घोल का परासरी दाब, थैली ए में जब सांद्र घोल का परासरी दाब अधिक होने के कारण क्या होगा, जो बर्तन का ये जल है, बर्तन का जल का परासरण द्वारा, बर्तन का जो जल है वो परासर द्वारा इसमें प्रवेश करता रहता है, किसमें, इसके अंदर, थैली ए के अंदर प्रवेश करता रहता है इसका जल। जब प्रवेश करता रहता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये शर्करा का घोल है, जो आपका ये शर्करा का घोल है, ये क्या करता है, ये सीधे सीधे थैली ए में तो प्रवेश कर ही जाता है परासर दाब अधिक होने के कारण। जब इस थैली के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहाँ से शर्करा का घोल सीधे नलका सी के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है बेटा, थैली बी में। जब ये थैली बी में पहुँचता है तो आगे समझिए, कितना आपने समझ लिया, आगे समझाऊंगा बोर्ड पे लिख के, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा। एक बार फिलहाल और समझा देता हूँ, देखिए समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटे हमने एक नलका सी ली, इस नलका सी को थैली ए और थैली बी से हमने जोड़ दिया,
थैली ए और थैली बी से जोड़ दिया। ए थैली को जल से भरे बर्तन में रख दिया और बी थैली को भी जल से भरे बर्तन में रख दिया। अब ए थैली में क्या है, शर्करा का सांद्र घोल है, इसके अंदर शर्करा का सांद्र घोल और इसके अंदर क्या है, शर्करा का तनु घोल। अब हमने क्या करा, दोनों थैलियों को एक नल का डी से जोड़ दिया। जब इसका ए में क्या होगा, जब इसका परासरी दाब जब अधिक हो जाएगा, सांद्र शर्करा का जब परासरी दाब अधिक हो जाएगा तो जो बर्तन का जल है ये कहाँ, इस थैली के अंदर प्रवेश कर जाएगा। परासरण के कारण, परासरण क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली है, कहीं लोहे की झिल्ली लगी हुई नहीं है, इसके कारण जल के कण इसमें प्रवेश कर जाएंगे। इसके परासरण जब दाब अधिक होगा तो जल के कण इसके अंदर थैली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से सीधे होते हुए नल का सी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएंगे, बी में आपके पहुँच जाएंगे। चलिए समझिए आगे। चलिए बेटे आगे समझिए। अब मैं शुरू से एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, शुरू से समझाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए मुंज की परिकल्पना में बेटा क्या है, प्रैक्टिकली समझिए आप। देखिए एक हम नलका सी लेते हैं, एक हमने नलका सी ली, इस सी नलका से दो थैलियां बांध देते हैं, एक थैली बी और एक थैली ए और दूसरी थैली बी। इस बी थैली को हम एक जल से भरे बर्तन में रख देते हैं और इस ए थैली को भी एक हम जल से भरे बर्तन में रख देते हैं। ए थैली में जल से भरे बर्तन में क्या है, सांद्र शर्करा का घोल है और इसमें बेटा शर्करा का तनु घोल है। क्लियर। ये दो बर्तन हैं, इन दोनों बर्तनों को हम नलका डी से जोड़ देते हैं। क्या होता है, देखिए जब ए बर्तन में क्या होता है, जब परासरी दाब इसका अधिक होता है तो परासरी दाब जब अधिक होने से क्या होगा कि इस जल के जो कण होंगे वो परासरण के कारण इस थैली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जब इस थैली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो ये बेटा यही कण सीधे इस नलका यानी नलका सी से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, ये बी थैली में पहुँच जाएंगे। अब आगे समझिए क्या होगा। देखिए बी थैली में जब पहुँच जाएंगे तो यहाँ से ये लिखा है शर्करा का निष्कासन। क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए शर्करा का निष्कासन। शर्करा का निष्कासन यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे, यहाँ पहुँचते ही सीधे बाहर। आगे समझिए, यह क्रिया साम्य स्थापित होने तक चलती रहती है। यह क्रिया साम्य स्थापित होने तक चलती रहती है। शर्करा के बहाव को बनाए रखने के लिए, शर्करा का बहाव को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ए थैली में शर्करा मिलाते रहते हैं। ये थैली है, इसके अंदर शर्करा को हम डालते रहते हैं। डालते इसीलिए रहते हैं, इसमें डालते इसीलिए रहते हैं क्योंकि इसका परासरी दाब कम ना हो जाए। जब परासरी दाब कम हो जाएगा तो बेटा यहाँ से जो इसका शर्करा का सांद्र घोल है वो नलका सी से फिर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए परासरी दाब इसका अधिक बनाए रखने के लिए हम इसमें चीनी के लिए, शर्करा के लिए डालते रहते हैं। तो हमने देखा शर्करा के बहाव को बनाए रखने के लिए ए थैली में शर्करा मिलाते रहते हैं, इसमें शर्करा मिलाते रहते हैं और बी थैली से शर्करा बाहर निकालते हैं। बेटा यहाँ से हम शर्करा को बाहर निकालते रहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे दो चार लाइनें और समझिए। बेटे देखिए मुंज ने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए बेटा, जिस प्रकार से पौधों में जाइलम और फ्लोएम का भोजन प्रदान करने का काम होता है, फ्लोएम को मैंने बताया कि फ्लोएम क्या करता है, पौधे में भोजन पत्ती से ऊपर से पौधे के नीचे तक, जड़ व तनों में ऊपर से नीचे तक पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का जो भोजन काम करता है वो करता है कौन, फ्लोएम। फ्लोएम कोई हिस्ट्री आपने जान ली। फ्लोएम का काम होता है पौधे के प्रत्येक भाग में भोजन को ऊपर से, पत्ती के यानी टिप से, ऊपर से, शीर्ष से और नीचे की ओर भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। इसी प्रकार जाइलम के बारे में मैंने बताया। जाइलम जो होता है वो जड़ से पौधे के प्रत्येक भाग में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम की इसी कहानी को मुंज ने एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाई है, जो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फिर आपके एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा रिपीट करूंगा। चलिए पूरा क्वेश्चन बेटे फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए। देखिए मुंज परिकल्पना में क्या है, मुंज परिकल्पना में या उपकरण में नलका सी के, देखिए बेटा ये नलका सी है, नलका सी के दोनों तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा थैली ए और थैली बी लटकी हुई है या बांध देते हैं।
अब आपने देखा कि शर्करा ए में क्या है, इस शर्करा ए में सांद्र घोल है, और शर्करा बी में क्या है, ये तनु घोल है। शर्करा का कैसा तनु घोल है। ए तथा बी को देखिए, थैली ए तथा बी को इस बर्तन में, जल से भरे बर्तन में हम लटका देते हैं और इन दोनों बर्तनों को एक नलका डी से जोड़ देते हैं। फिर आगे समझिए, थैली ए में देखिए, थैली ए है, इसमें क्या होता है, सांद्र घोल का जब पराशरी दाब है, पराशरी दाब जब अधिक होने लगता है तो बर्तन का जो जल है वो थैली ए में, थैली ए में से होता हुआ नलका सी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है बेटा, बी थैली में पहुँच जाता है। और बी थैली से क्या है, यहाँ से जल बाहर निकल जाता है, यहाँ से जल बाहर की ओर निकल जाता है। यह क्रिया साम्य स्थापित होने तक चलती रहती है। शर्करा के बहाव को बनाए रखने के लिए, शर्करा के बहाव को बनाए रखने के लिए क्या होता रहता है, इसके अंदर हम शर्करा को डालते रहते हैं, इसके अंदर शर्करा को डालते रहते हैं और यहाँ से जो पानी है वो बाहर निकलता रहता है, या हम कह सकते हैं थैली बी से शर्करा को बाहर निकालते रहते हैं, थैली बी से। अब आगे क्या है, देखिए आगे थ्योरी यहाँ लिखी गई है, इस प्रकार से समझिए कि यहाँ ए पत्तियों की पर्णमोदक कोशिकाओं की तरह है। जो आपका ए है, ये थैली ए है, ये किस तरह से कार्य कर रहा है, ये जो पौधे की पत्ती ए होती है उसकी पर्णमोदक कोशिकाओं की तरह कार्य कर रहा है। इस प्रकार से आगे समझिए, जहाँ शर्करा का निरंतर निर्माण होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ शर्करा का लगातार निरंतर निर्माण होता रहता है और परासरण दाब निरंतर बना रहता है। बेटा परासरण दाब निरंतर बना रहे, इसीलिए तो बेटा हम इसमें शर्करा को डालते रहते हैं। शर्करा को हम डालेंगे नहीं तो परासरण दाब है वो कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो ये जो प्रक्रिया है ये रुक जाएगी। परासरण दाब लगातार बना रहे, इसलिए हम इसमें शर्करा को मिलाते रहते हैं और यहाँ से इस नलका सी के द्वारा बी थैली में पहुँचती रहती है और यहाँ से बाहर निकलती रहती है। तो यहाँ देखिए और क्या समझाने की कोशिश की है, बी जड़ तथा अन्य पादप अंग की तरह है, यानी जो थैली बी है वो किसकी तरह है, देखिए पौधे की जो जड़ है उसकी तरह है या अन्य पादप अंग की तरह है, जहाँ भोजन संचय होता है, जहाँ भोजन संचय होता है या निरंतर खर्च होता रहता है। जहाँ संचय का मतलब है इकट्ठा होता रहता है, या तो जहाँ भोजन इकट्ठा होता रहता है या फिर निरंतर खर्च होता रहता है। इससे इनका पराशरी दाब निरंतर बना रहता है या इससे इनका पराशरी दाब निरंतर कम बना रहता है। अब बात करते हैं हम सी चालनी नलकाओं की। ये देखिए नलका आपकी जो सी है इसके बारे में क्या कहा, सी चालनी नलकाओं डी सह कोशिकाओं, देखिए ये डी है, सी को चालनी नलका बोल रहा है और डी को सह कोशिकाओं को और बर्तन को जाइलम बहिकाओं को प्रदर्शित करता है। जो बेटे ये बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है जल से भरा, इनको क्या क्या बोल रहे हैं, जाइलम बहिकाएं। जाइलम का क्या काम था, जड़ से भोजन को प्रत्येक पौधों में पहुंचाना। तो बेटा ये जो बर्तन है ये पूरा काम जाइलम की तरह कर रहे हैं, ठीक है। ये बेटा पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन था, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण में मुंज की परिकल्पना। इसे आप वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। अब इससे जो भी एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो हम आगे समझते हैं। तो बेटे बल लाइनर वाले क्वेश्चन समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है बेटा आपका, प्रश्न नंबर 1 है चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है, जड़ों में क्या पाया जाता है। जो चुकंदर की जड़ें हैं उसमें बेटा क्या पाया जाता है, तो देखिए चुकंदर की जड़ों में बेटा पाया जाता है सुक्रोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है फ्लोएम का क्या कार्य है, बेटा प्रश्न दूसरा आ गया, क्या है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य है, तो फ्लोएम का कार्य मैं आपको बता चुका। फ्लोएम का कार्य है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। फ्लोएम का बेटा क्या कार्य है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, ये बेटा फ्लोएम का कार्य है। अगला है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सामान्यतः किस दिशा में होता है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस दिशा में
होता है। तो बेटा आपको बताना है पत्तियों से जड़ की ओर किधर होता है बेटा, पत्तियों से जड़ की ओर, जड़ की ओर, अथवा आप इसे कह सकते हो ऊपर से नीचे की ओर। क्या कहोगे, ऊपर से नीचे की ओर। बेटे अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो देखिए आपको डायरेक्टली दे रहा हूं, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें, सोयाबीन में पाई जाती है। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि ये बताओ सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोयाबीन में। नेक्स्ट है, जीव द्रव प्रवाह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका जीव द्रव प्रवाह परिकल्पना, किसने प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा हुआगो डेवरेज ने। किसने, आंसर हो जाएगा हुआगो डेवरेज। एक वैज्ञानिक है हुआगो डेवरेज, 1885 में, 1885 में। ठीक है, ये बेटे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। फ्लोएम का क्या कार्य है, तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना काम है इसका। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस दिशा में होता है, तो आपको पता है पत्तियों से जड़ की ओर अथवा ऊपर से नीचे की ओर आप कह सकते हो। अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में के अंदर पाई जाती है। जीव द्रव प्रवाह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो हुआगो डेवरेज 1885 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि खाद्य पदार्थों की परिकल्पना का, खाद्य पदार्थों की स्थानांतरण की परिकल्पना किसने दी, तो हमारा आंसर क्या होगा, मुंच। देखिए ये लिखा है, चैप्टर का नाम है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताइए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की परिकल्पना किसने दी, किसने दी, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, मुंच ने। किसे बताओगे आप, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मुंच ने। क्वेश्चन हमारा क्या बन गया कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की परिकल्पना किसने दी, तो हमारा आंसर क्या बन गया बेटा, मुंच ने। क्या बना, मुंच ने। देखिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरी वीडियो आप बोर्ड एग्जाम से पहले सारी वीडियो 2 से 3 बार या 10 बार 5 बार जितनी भी बार देखोगे 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन के लिए, इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को आप मेरे कहने से सिर्फ 3 बार आप देख लो, मेरे कहने से सिर्फ 3 बार देख लो, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए माइंड में सेट ना हो जाए तो कहना कि योगेंद्र सर आपने क्या बात कही। 3 बार इस वीडियो को देख लेना, A to Z सब कुछ याद हो जाएगा। तो बेटे अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8650415957। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।